नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं आज फिर एक नए विषय के साथ। बिगड़ती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और गलत खान पान कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में एक सही जीवन शैली, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से हम फिर से अपने एक सही स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज इसी विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर गुलाब राय टिवानी जी, मेडिकल डायरेक्टर संत हृदयराम योग एवं नेचर क्योर हॉस्पिटल भोपाल से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम जी। तो सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपसे नेचुरोपैथी के बारे में जानना चाहूँगी। सुना हमने काफ़ी है और कहते हैं कि आज फिर वही ज़माना आ रहा है कि नेचुरोपैथी बहुत पुराने टाइम में होती थी। शुरुआत में तो कोई दवाइयाँ नहीं थी, सारी चीज़ें नेचुरोपैथी पे ही डिपेंड थी, लोगों का ट्रीटमेंट। अब फिर से लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर ये नेचुरोपैथी होती क्या है। तो उस बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। नेचुरोपैथी जो है वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जी बॉडी का। खास करके हमारा बॉडी जो है वो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इन्हीं 5 एलिमेंट्स का बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर कोई हार्ड सब्सटेंस है जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो हमारी मांसपेशियां और हड्डियां। अगर जल तत्वों को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे ही श्वास को, अगर एयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जी। और वैसे ही तेज अग्नि जो है वो है जठरा अग्नि और मेटाबॉलिक फायर। और ठीक लास्ट में आकाश तत्व आता है जो कि हॉलो ऑर्गन्स है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन हॉलो ऑर्गन्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं बॉडी के, उसी से ही हमारा बॉडी बना है। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनबैलेंस होगा तो प्रकृति जो है वो विकृति में परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल। और ये विकृति जो है फिर शरीर के ऊपर जो है रोग उत्पन्न करेगी। और वो रोग जो है वो हमें सिम्टम्स की तरह दिखते हैं, लक्षणों की तरह दिखते हैं, पर हमको कारण पता नहीं चल पाता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो जड़ पर काम करती है और रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में फिर जो ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरल रहते हैं सारे। क्योंकि देखिए, एक गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमको सर्विस सेंटर लेके जाना होता है। बिल्कुल। 20 लाख का गाड़ी के लिए हम उसके कंपनी के सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे। हमारा बॉडी तो करोड़ों लाखों अरबों का है मैम। बिल्कुल। और उसका एक एक अंग अगर हम खरीदने जाएं तो ट्रांसप्लांट के कितने पैसे लगते हैं मैम। बिल्कुल। अगर हम अपने गाड़ी का, हमारे बॉडी का सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो हमारा बॉडी भी जो है वो माइलेज अच्छा नहीं देगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा। तो जब हमारा सर्विस सेंटर डिमांड होता है कि बॉडी को अब रेस्ट का ज़रूरत है, अब सर्विस का ज़रूरत है, नेचुरल रेस्टिंग हीलिंग का प्रोसेस का ज़रूरत है, तो हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। और वो प्रकृति की शरण प्राकृतिक चिकित्सालय होते हैं जहाँ पर हम कंप्लीट बॉडी का डिटॉक्स करते हैं और नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जो कि इंटॉक्सिकेशन के कारण से सप्रेस कर देते हैं एकदम से, और बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। फिर हम केवल दवा खाते हैं और सोचते हैं उससे हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, पर दवा खाने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। वो टेम्पररी मैनेज कर सकते हैं, इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको परमानेंट कोई सॉल्यूशन चाहिए, अगर डिजीज़ को हमें क्योर करना है और डिजीज़ को अगर हमको कंप्लीट हील करके रीसेट करना है तो हमें नेचुरल मेथड ही अडॉप्ट करना होगा। और वो नेचुरल मेथड इन 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट्स देते हैं। जैसे मिट्टी चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, तेज में हम स्टीम बाथ, सन बाथ थेरेपी देते हैं, हम बेयरफुट वॉकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करवाते हैं, आकाश तत्वों में हम उपवास देते हैं। ठीक उसी प्रकार भोजन को हम एक पेट भरने का माध्यम समझते हैं कि पेट भरना है मतलब खाना खाना है। सुबह उठे खाना खाना है, दिन में खाना खाना है, शाम को खाना है, रात को सोने से पहले खाना है। पूरा दिन जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा पूरा एनर्जी डाइजेशन में लग जाता है। और हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि बीमार हो ना तब भी खाओ, नहीं तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। बिल्कुल। जबकि कम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अगर आप देखेंगे कि जो लोग कम खाते हैं,
और थोड़ा सा शरीर पर ध्यान देते हैं, वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। कभी नहीं जाते। जैसे पहले के समय इतनी अस्पतालें नहीं थी, इतने डॉक्टर्स नहीं थे जितने अभी हैं। तो कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन शैली में, जिसके कारण से इतनी अस्पतालों की आवश्यकता पड़ी है, हाँ इतने जी। डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ गई। नहीं तो बॉडी तो प्रकृति की शरण में जाओ, बॉडी अपने आप हील होगा। ये हीलिंग पावर बॉडी के अंदर है। क्योंकि बाहर से हम दवा तो देते हैं, दवा का असर देखने के लिए हम खाना देते हैं। अब उसको असर दिखाने के लिए हमने खाना दिया, ना कि खाने का असर शरीर के ऊपर देखने के लिए। बिल्कुल। तो जब हम आहार को औषधि बनाते हैं तो फिर औषधियाँ नहीं लेनी पड़ती हैं हमको आहार की तरह। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूड इज़ योर मेडिसिन। अगर आप खाने को औषधि बना देंगे तो आपको बीमारियां ठीक करने के लिए औषधियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। हम बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम खाने को सही तरीके से खाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आज के समय में लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं, लोग इतने परेशान हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई बीमार ना हो। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये तो जीवन शैली से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं, वो हर घर में है ही किसी को। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी। बीमारी के अगर आज के समय में हम देखें तो मुख्यतः 3 कारण हैं जी। इन 3 कारण के अलावा और कोई कारण नहीं है। एक है गलत आहार, गलत रहन सहन और गलत सोच विचार। ये 3 चीज़ें हैं जो कॉम्बिनेशन करती हैं, जो आपस में मिलती हैं और डिजीज़ का प्रोसेस बनाती हैं, जिसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब बीमारी पैदा करने का एक पूरा प्रोसेस। तो उसका कारण क्या है? कारण है गलत आहार। गलत आहार में क्या आएगा? ओवर ईटिंग। अगर बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आहार है तो आप एक की जगह 2 खाएंगे। मान लीजिए आपके सामने छोले भटूरे हो और खिचड़ी हो, क्या पसंद करेंगे खाना? छोले भटूरे। तो छोले भटूरे तो ज़्यादा ही खाएंगे, ओवर ईटिंग होगा। बिल्कुल। तो ओवर ईटिंग होगा, कॉम्बिनेशन सही नहीं है हमारा। कॉम्बिनेशन मतलब हमने छोले भटूरे भी खाए, स्वीट्स भी खाए, सब कुछ खाया, तो उसका मिश्रण सही नहीं हुआ। तो ये गलत आहार करने के तरीके ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा नेगेटिव थॉट है कि मेरा पेट नहीं भरा, सेटिस्फेक्शन नहीं आया। कैसे आएगा जब खाना स्वादिष्ट है? तो आजकल आपने देखा है हम खाना खाते नहीं है, खाने को निगलते हैं। हाँ। कैसे? खाना सामने पड़ा है, हाथ में मोबाइल है, रील देखते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं। तो वो खाने के लिए जो 32 दांत की भगवान ने दी है ना, वो 32 बार चबाने के लिए दी है। बिल्कुल। हम सोचते हैं दांत पेट में लगे हुए हैं और पेट डाइजेशन करेगा, ऐसा होता नहीं है। तो हमें अगर वो डाइजेशन सही करना है तो प्राकृतिक आहार लेना है, जो हमें प्रकृति ने दिया है। हमने उसको किचन में वापस प्रोसेस करके उसको उसका न्यूट्रिएंट तो खत्म कर ही दिया, पर साथ में उसको गरिष्ठ बना दिया। तो जब डिससेटिस्फेक्शन होगा फिर हम शारीरिक व्यायाम करते नहीं है, ये हमारा रहन सहन खराब हो जाता है। तो हमने खाया भी गरिष्ठ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तनाव दिया शरीर के ऊपर, और उसके साथ में रहन सहन गलत होने के कारण, नो फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण, ये तीनों कॉम्बिनेशन तनाव की स्थिति पैदा करते हैं बॉडी के ऊपर, और जिससे डिजीज प्रोसेस चालू होता है। अब क्या हुआ? मान लीजिए पूरा दिन अगर आप काम में लगाएं, आमतौर पर हम 16 से 18 घंटे काम करते हैं और हम 6 से 8 घंटे सोते हैं। उसको भी नींद आने के लिए किसी को दवा खानी पड़ती है। हाँ। तो आप सोचिए 24 घंटे के पूरे दिनचर्या में, पूरे रूटीन में, जिसमें दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों आते हैं, इन 24 घंटों में हम शरीर को आराम कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं। वेरे अगर हम ये प्रिंसिपल सीख जाएं कि शरीर को काम जो है वो हमें कम लेना है, आराम ज़्यादा लेना, तो हीलिंग का टाइम मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम मिल जाएगा। और ये पॉसिबल है संभवतः अगर इन 3 चीज़ों को सही करें। गलत आहार की जगह सही आहार, गलत सोच विचार, नकारात्मक विचारों की तरफ सकारात्मक विचार लेके जाएं, और रहन सहन में, दिनचर्या में कुछ ऐसे परिवर्तन करें, जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारें। जब इन गलतियों को सुधारेंगे तो फिर बीमार कभी नहीं होंगे। बिल्कुल। बीमार होना यह हमारा अधिकार नहीं है, पर स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। हम बीमार पैदा नहीं हुए थे, हम प्रोसेस में बीमार हुए हैं, हमारे रूटीन के कारण से हम बीमार हुए हैं।
पर जीना है तो स्वस्थ जीना है, बिल्कुल। मर मर के कोई जीना होता है क्या? तो बीमार लोग जो है, आप देखिए आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल। पर स्वस्थ इंसान होगा उसको टेंशन ही नहीं रहता है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है या दवा खाना। नहीं तो अलार्म सेट होते हैं कि सुबह 6 बजे बज गए, अभी बीपी का दवा खाना है, अभी शुगर का दवा खाना है, अभी एसिडिटी का दवा खाना है, लाइन से दवाई रहती है, दवाई रहती है। एट लास्ट जब काउंट करेंगे तो 24 घंटे में 24 दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की रहती है। तो नेचुरल वे ऑफ लिविंग, नेचुरोपैथी हमें यही सिखाता है। बच्चा जब परेशान होता है तो वो रोता बिलखता, जो भी उसको तकलीफ होती है वो दौड़ के जाता है माँ के पास। तो जब हमें कोई तकलीफ होगी और हम, प्रकृति ने हमको भेजा है, हमारा बॉडी फॉर्मेशन नेचुरल हुआ है, तो हमको अगर कोई तकलीफ है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सालय में जाना चाहिए, प्रकृति के शरण में जाना चाहिए, ना कि बजाय हम इधर उधर भटकें। तो नेचुरल प्रोसेस हमेशा बहुत सरल होता है, सस्ता होता है, इजी टू अचीव होता है। पर वो कहते हैं ना कि उसको बहुत ही पॉलिशिंग करके दिखाया जाता है, वो पॉलिशिंग नहीं है। मिट्टी का लेप रखना पेट पर अगर आपका जठर अग्नि को शांत करता है तो आपका डाइजेशन का क्रिया अच्छा करेगा। पर मिट्टी कौन लगाएगा, मिट्टी कोई फायदा करता है क्या? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिलीव की है, बिलीव सिस्टम की भी है। अगर पुराने टाइम की तरफ भी अगर हम देखें तो पहले जो है, जो हमारा शायद बचपन भी बीता होगा, वो मिट्टी के बीच में हम खेल रहे हैं, तो मिट्टी में खेल रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं। आजकल तो हम अपने बच्चों को भेजना तक नहीं चाहते। हाँ, नहीं भेजते कि कहाँ बच्चे मिट्टी में सन के आएंगे या मिट्टी से गंदगी बीमारियां ले आएंगे, बल्कि सोच ये आती है कि मिट्टी में खेल रहा है बच्चा तो बीमारी लेकर आएगा। तो वो सोच हमारी खुद की भी बदली, जबकि पहले बच्चे का मिट्टी में ही तो खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, गिरते थे। आमतौर पर देखा जाए तो बचपन में सबके घुटने छिलते थे, बिल्कुल। और अपने आप हीलिंग होती थी, कोई डॉक्टर के पास पट्टी के लिए नहीं भागता था। आज घर में कोई बच्चा गिर जाए उसको पट्टी कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो ये नेचुरल हम अपने दादी माँ के नुस्खे भूल गए। हाँ। और हम मॉडर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, वो आधुनिक जग में आके हम जो है ना अपना इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दी। पहले के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एडॉप्ट करी है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। पहले आप देखेंगे तो पानी जो पिया जाता था वो प्याऊ का पिया जाता था। कोई आरओ, कोई फिल्टर, कुछ नहीं लगा रहता था। हाँ। कोई टीडीएस की बात नहीं करता था। बट अभी आप देखें तो अल्कलाइन वाटर की भी बात करते हैं। हाँ। अल्कलाइन वाटर की मशीनें आ गई हैं। हाँ, पर आप नेचुरल तरीके से बनाइए ना अल्कलाइन। आप अगर पानी के अंदर नींबू डालेंगे आपका अल्कलाइन होगा, मिंट लीव्स डालेंगे अल्कलाइन होगा। तो ये नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसीलिए रहन सहन को सही करना है। हाँ, मतलब बाजार से खरीद सकते हो, 100-200 रुपए वहाँ खर्च कर सकते हैं, बट घर में 10 रुपए की चीज़ से उस चीज़ को हम काम नहीं कर सकते। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने डिटॉक्सिफिकेशन का नाम लिया था, तो प्राकृतिक चिकित्सा और डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर को कैसे लाभ पहुँचाता है? ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या है ये? डिटॉक्स जैसा नाम एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिटॉक्स। हम दिन प्रतिदिन अपने दिनचर्या में बहुत सारे टॉक्सिन्स के संपर्क में आते हैं। जी। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, ये सारी चीज़ें जो है बाहर से आती है, जो संक्रमण करती हैं। और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे बिलिरुबिन है, ब्लूवर्डिन है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है। ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, एंड प्रोडक्ट्स, जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अब बाहर से आए चाहे अंदर से आए, बाहर से आ रहा है तो इम्यून सिस्टम में उनको रोकेगा, हमारे जीवनी शक्ति जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से उनको रोकेगी। पर अगर वो अंदर ही डेवलप हुए तो भी जीवनी शक्ति उनको बाहर निकालने का प्रयास करेगी। सेम वे लाइक डस्टबिन भर गया, आप क्या करेंगे? डस्टबिन को फेंकेंगे। अगर नहीं फेंकेंगे तो ओवरफ्लो होगा, तो ये टॉक्सिन्स दूसरी जगह में जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, और वो तो देख रहे हैं कि कौन सा कमजोर हिस्सा है, वहां पर जाके वो जमा हो जाए। तो मान लीजिए टॉन्सिल्स अगर कमजोर हिस्सा है तो ये टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे वहां पर। इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं है, इन्फ्लेमेशन बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है। तो अब जहाँ जहाँ पर ये टॉक्सिन्स जाएंगे ना, वहाँ की बीमारी करेंगे। आँखों में गए तो आयराइटिस, गले में आए टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, पेट में आए तो गैस्ट्राइटिस,
पेनक्रियाज में आए तो पेनक्रियाटाइटिस, घुटनों में आए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक में गए तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसा करके ये जहाँ पर भी हीलिंग प्रोसेस हो रहा है ना, वो उसको इन्फ्लेमेशन के फेज में जाएगा। अब हम क्या सोचते हैं कि अरे ये तो डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बता दी हमको जी, है ना, कि मतलब आप सोचिए टॉन्सिलाइटिस, अब यानी सर्जरी करवानी पड़ेगी, टॉन्सिल्स निकलवाने पड़ेंगे। पर अगर उसका इन्फ्लेमेशन आप कम कर दें, वो हीलिंग प्रोसेस को आप नेचुरली सपोर्ट कर दें और उसके लिए दवा ना लें, तो आपका बॉडी एक लेटेंट फेज होता है कि एक सेल्फ हीलिंग रखने का कैपेसिटी। तो जैसे बुखार है, बुखार हमारा दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं कि एंटीबायोटिक दो, दवा दो, सब कुछ। जबकि बुखार जो है वो हमारा दोस्त है। वो इसलिए आया, घर में कचरा होता है तो हम क्या करते हैं, बाहर लेके जाके उसको जलाते हैं। हाई तापमान होने के कारण से बैक्टीरिया, गंदगी सब नष्ट हो जाती है। तो बॉडी भी तापमान बढ़ा रहा है कि आपके अंदर की गंदगी को मैं नष्ट कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, दवा लेके उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी आधे में रह गया। तो जो भी एंड प्रोडक्ट बाहर निकलने थे अब वो रुक गए, अब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन करते गए। तो टॉक्सिन्स का जब एक्यूमुलेशन होता जाएगा, भगवान ने खाने के लिए, देखिए कितना समझदारी से ह्यूमन बॉडी बनाया, भगवान ने खाने के लिए एक मुंह दिया है, पर शरीर से गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते बनाए और स्वाद इंद्रियां मुंह में दी हैं कि आप स्वादिष्ट आहार खाओ, है ना। तो अब 4 रास्ते जो बने हैं एलिमिनेशन के, वो है हम पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करते हैं, हम पेशाब के माध्यम से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करते हैं, हम फीकल मैटर जो हमारा मल त्यागते हैं उसके कारण हमारा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, और श्वास के माध्यम से गैसेस बाहर निकलती हैं। अब आप देखेंगे कोई भी इंसान आप बीमार ढूंढिए और उससे पूछिए पेट साफ हुआ है, वो बोलेगा नहीं मुझे कब्ज़ है। आप पूछिए पेशाब खुल के आ रहा है, नहीं जलन होती है मेरे को, पेशाब खुल के नहीं आता है, रुक रुक के आता है। उसे पूछे पसीना आता है, बोले पसीना नहीं आता, मेरे को चर्म रोग है। उसे बोले श्वास लेने में कोई तकलीफ तो नहीं होती, नहीं मेरा सांस फूलता है। आप जब ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा वो अंदर से टॉक्सिकेटेड है पूरा बॉडी। अब हमको क्या करना है, अभी तक जिस चीज़ का ध्यान रखा था खाने का, अब उसका ध्यान शिफ्ट करना है केवल शरीर से गंदगी निकालने का। ये चारों चैनल्स को एक्टिवेट करना है। पसीना अच्छा आना चाहिए, पेशाब खुल के आना चाहिए, कोई जलन नहीं होनी चाहिए, मल पेट साफ अच्छे से हो जाना चाहिए, कोई कब्ज़ का कोई गैस्ट्रिक इशू नहीं होना चाहिए, और जो श्वास है वो भी हमारा ऑब्स्टेकल वाला नहीं, रुकावट वाला नहीं, ना ही सर्दी खांसी, क्लियर होना चाहिए, पूरे लंग्स एक्सपांड होने चाहिए। जब ये चारों पे हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा बॉडी मैक्सिमम टॉक्सिन्स को एक्सपेल आउट करता है। ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है जो बीमारी के कारण से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। यही 4 ऑर्गन्स हैं जो गंदगी फेंक रहे हैं, यही 4 ऑर्गन्स हैं जो हमको पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर रहे हैं। एक घर में मैम खराब बेडशीट पे हम सोना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो आप सोचिए आत्मा स्वरूपी परमात्मा को जो हमने विराजमान किया हुआ है, तो वो गंदगी में होगा तो स्वास्थ्य कैसे बनेगा? वो तो बीमारी ही मिलेगी ना। तो ऐसे में हमको क्या करना है, बॉडी प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस, और नेचुरल तरीका जो है ये चारों ऑर्गन्स को टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए उत्तेजित करता है कि आप एलिमिनेट करिए। और खास करके इनका जो बॉस है उसको पकड़ता है, वो है लिवर। लिवर जो है मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है और उस तरीके से बॉडी का एक्टिविटी बढ़ाएगा, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, पर आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जब दे रहे हैं तो बॉडी एलिमिनेट अच्छा करेगा। लिवर को खाना ज़्यादा नहीं चाहिए, लिवर नहीं खा के खुश है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सही करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम फैटी फूड्स दे के, गरिष्ठ आहार दे के हम लिवर को और ज़्यादा बर्डनाइज्ड कर देते हैं, तो लिवर काम करना बंद कर देता है। सेम तरीका है कि स्ट्रेस का, आपको ऑफिस में ज़्यादा काम आ गया तो आपका वर्क परफॉर्मेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल। और दूसरा फिर माइंड थॉट ऐसा बनेगा, मैं ही क्यों करूँ ऑफिस में काम। तो सेम में बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब दांतों का काम चबाने का दांतों ने नहीं किया, पेट के पास गया तो पेट ने बोला मैं क्यों करूँ, बिल्कुल। तो इनडाइजेशन चालू हुआ, हाँ जी, इनडाइजेशन चालू हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर बॉडी जो है हमारा सप्रेस होगा, बीमारी पैदा करेगा।
नेचुरल प्रोसेस में सबसे इजी तरीका है कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स के मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट करें। जैसे मड एप्लीकेशन करना, एनीमा प्रोसेस करना, जिससे कि हम इंटेस्टाइन से कचरा निकालने का हेल्प कर सकें। जठर अग्नि को शांत करने के लिए मड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम जो है बेयर फुट वॉकिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारा लंग्स से कचरा ज़्यादा निकले। वैसे ही यूरिन का आउटपुट बढ़ाने के लिए हम जूसेस कंज्यूम करें। हेल्दी फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं, सैलड्स हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे फाइबर डाइट में फाइबर रहेगा, जिससे एलिमिनेशन भी अच्छा होगा और जो हमारा फीकल मैटर है, जो एंड प्रोडक्ट है, मल है, वो फाइबर डाइट होने के कारण से पेट साफ अच्छे से होगा। तो जब टॉक्सिन्स सब अपने आप निकलते जाएंगे तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल प्रिंसिपल है बॉडी प्यूरिफिकेशन। जैसे गाड़ी का सर्विसिंग 6 महीने में कराते ना, वैसे बॉडी का कराना, वैसे ही बॉडी का सर्विसिंग कराना है। तो गाड़ी का माइलेज अगर बढ़ाने के लिए हम गाड़ी का सर्विसिंग करा रहे ना, तो ह्यूमन बॉडी का माइलेज बढ़ाने के लिए भी सर्विसिंग ज़रूरी है, बिल्कुल, जो कि बचपन से हमने नहीं कराई है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी गट हेल्थ का ख़राब होने की वजह से ही होती है, और उसका आपने काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमें बताई भी, बट हम ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ ही नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है। तो ये है कि अगर हमारी गट हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी तो हम सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी जो जीवन शैली है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। सर, अब बात आती है कि पंचकर्म का भी हम काफ़ी नाम सुनते हैं, तो ये पंचकर्म क्या होता है और ये कैसे काम करता है? जैसे नेचुरोपैथी में डिटॉक्स कर रहे हैं हम, बॉडी से एम रहता है टॉक्सिन्स निकालने का। पंचकर्म में ये 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें वमन, विरेचन, स्वेदन, अभ्यंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं, बस्ती, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं इन एलिमिनेशन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो जैसे नेचुरोपैथी में मैंने आपको बताया मड एप्लीकेशन करना है, एनीमा करना है, तो हम जो पंचकर्म में है वो अभ्यंग करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं और बस्ती करवाते हैं। तो उसमें क्या है, ये ट्रीटमेंट्स मेथड्स हैं जिससे कि बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। दूसरा, जो एक्सट्रैक्ट्स हैं हर्ब्स के, वो यूज़ करते हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर जल्दी मिले। तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है वो है कि आप प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक फॉर्म में आप उन चीज़ों को लीजिए। पर कभी कभी सबके लिए ये कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कि नेचुरल तरीके से, अब जैसे मेथी है, मेथी और ड्राई मेथी पाउडर, फेनिग्रिक पाउडर, इन दोनों को अगर देखें तो ड्राई का असर कंपेयर टू नेचुरल लीव्स का असर ज़्यादा होगा। तो नेचुरल लीव्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं या मेथी पानी ले रहे हैं तो उसका असर ज़्यादा होगा कंपेयर टू मेथी पाउडर। तो ऐसे ही कुछ हर्ब्स हैं, निर्दोष जड़ी बूटियां हैं जो आयुर्वेद में हम एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं और नेचुरल तरीके से हीलिंग करते हैं। तो एज ए दोनों का उद्देश्य एक ही है, वो है क्लिनजिंग, प्यूरिफिकेशन। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रोथेरेपी का, हीट थेरेपी का, वाटर थेरेपी का, ये ऐसे इस प्रकार के, फूड डाइट थेरेपी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये जो पंचकर्म क्रिया है या प्राकृतिक चिकित्सा है, तो क्या इससे हम हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं आज के समय में? बीमारी कितना जटिल है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको होके कितना समय हो गया। अभी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हम हमारे हॉस्पिटल में रिवर्स करते हैं। अच्छा। हाइपरटेंशन है, हम रिवर्स करते हैं, वो कितना पुराना भी क्यों ना हो, पर उसके लिए जो समय लगता है हीलिंग के लिए वो देना पड़ेगा। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड चीज़ नहीं चलती है कि आज मैंने उपचार चिकित्सा ली और मेरा कल डायबिटीज़ ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको डायबिटीज़ एक दिन में नहीं हुआ। डायबिटीज़ होने के लिए अगर आपने प्रोसेस दिया है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपको लगे हैं, तो ठीक होने के लिए 1 महीना, 30 दिन, 15 दिन आपको बॉडी को देना होगा ठीक होने के लिए। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए बस, तो वो जल्दी से मुमकिन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है जी, तो हमें बॉडी को रेस्ट क्योर में डालना होगा। रेस्ट क्योर का प्रिंसिपल है
रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जितना समय लगेगा, अभी मान लीजिए बॉडी के अंदर जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनका बॉडी हीलिंग स्वयं से करता है, बाहर से नहीं लाता है कोई भी। अभी हड्डी टूट गया, हड्डी पे डॉक्टर केवल प्लास्टर बांधता है हड्डी को आपस में रख के, पर उसका हीलिंग खुद से होता है। वो सेल्स, हड्डी नया फॉर्मेशन खुद से होता है। सेम वे बॉडी के सेल्स अगर डैमेज हुए हैं तो वो नए सेल्स खुद से बनेंगे, पर उसको बनने के लिए जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो डाइट के माध्यम से देना होगा। तो हर एक बीमारी के लिए एक निश्चित काल के लिए अगर आप नेचुरल मेथड्स अपनाते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। और इसमें सबसे सुप्रीम मेडिसिन आती है फास्टिंग। अच्छा। उपवास, लंघनम। हमारे वेद में लिखा हुआ है सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। मतलब सुप्रीम मेडिसिन अगर कोई है तो वो है उपवास। उपवास ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब कोई शस्त्र काम नहीं करता तब देवों को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। तो जब कोई मेडिसिन, चिकित्सा पद्धति काम नहीं करे, आप केवल फास्टिंग में चले जाइए। आप बॉडी को खाना मत दीजिए, क्योंकि बॉडी को चाहिए ग्लूकोज। बीमारी अगर पनपनी है तो उसको एनर्जी चाहिए, पर आप उसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में दे दीजिए बॉडी को, तो आपका बॉडी जो है वो सेल्फ हीलिंग में चला जाएगा। और इसी को ही हम कहते हैं कि ऑटोफेजी प्रोसेस जो है वो यही है कि बॉडी का सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन होना, सेल्फ रिपेयर होना, रीसेट होना और वापस से रिजेन्युएट करके नया बॉडी बनाना। तो पुराने सेल्स नए सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। नया सेल होगा तो उसका कार्य क्षमता अच्छा होगा, पुराना सेल होगा तो उसका कार्य क्षमता कम होगा, मतलब एनर्जी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। इसको करने के लिए हमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो अगर 10 साल का, मैं समझता हूँ 10 साल का अगर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट 40 डेज आप पहले नेचुरल मेथड, नेचुरोपैथी एडॉप्ट करिए। 40 डेज में आपका मेडिसिन पूरी तरीके से निल हो जाएगा। मेरे यहाँ पर डिटॉक्स प्रोग्राम्स जब होते हैं 10 डेज के अंदर वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। अच्छा। और 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 3 साल तक हम फॉलोअप करते हैं। उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सालों से चाय पीता है वो मेरे यहाँ पर आके चाय छोड़ देता है, और उसके बाद फॉलोअप करते हैं तो वो 6 महीने, 1 साल के बाद में जब मिलते हैं ना, तब भी बोलते हैं आपके यहाँ आए थे, चाय छोड़ी थी, आज तक चाय नहीं पीते। जब चाय नहीं पीते हैं तो उनका 80% एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर खत्म हो जाती है। तो बीमारी को ठीक करना हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, पर हम देखें तो हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हमने अपने दिनचर्या में ऐसी गलतियां करी हैं जिसके कारण से हम बीमार हुए। तो जो गलतियां करी हैं वो स्वयं से अधिक और कोई नहीं जानता। हमारी गलतियां हम ही जानते हैं। बिल्कुल। तो उनको सुधारने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं बताएगा कि ये सुधारिए। हाँ। जब गलतियां हमें पता है तो सुधारना भी हमको है। बिल्कुल। और जब आप सुधारते हैं, दिनचर्या में जब परिवर्तन करते हैं, जब अस्वस्थ दिनचर्या स्वस्थ दिनचर्या में परिवर्तित होती है, तो जीवन शैली भी स्वस्थ होती है और बीमारियां भी ठीक होती है। तो बीमारी कोई सी भी हो, नेचुरल तरीके से, पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। बिलीव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका विश्वास नेचुरोपैथी के, पहले के समय में लोगों को विश्वास कम हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल नेचुरोपैथी मतलब लोग ऑप्ट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हाँ, वापस आ रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, योग की तरफ, वापस प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ये बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है जो साइड इफेक्ट्स एलोपैथी के हैं, बिल्कुल, फार्माकोलॉजी सब पढ़ाता है, उसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो छुपे हुए नहीं हैं। और जो नेचुरोपैथी के फायदे हैं, जो आयुर्वेद के फायदे हैं, वो भी किसी से नहीं छुपे हुए हैं। तो जो हीलिंग सिस्टम है, यहाँ ये नहीं है मैटर कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, यहाँ तो ये है कि आपका चॉइस क्या है, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। भाई अगर मेरे को आप पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि मैं मेडिसिन के ऊपर एक्सपेंस नहीं करना चाहता। अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो ये मेरा दायित्व बनता है पहला कि मैं अपनी दिनचर्या बिगाड़ूं नहीं। तो बीमार होने वाली गलतियाँ जो हम करके बीमार हुए हैं, जो हमने दिनचर्या में करी हैं,
वो ना करूं और स्वस्थ दिनचर्या होगी, मतलब शरीर को बनाने वाले नियम अपनाने होंगे, शरीर को तोड़ने वाले नियमों को दूर करना होगा। डॉक्टर साहब, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? क्योंकि हम इतनी देर से इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं, आपने इतना कुछ बताया। सवाल तो वैसे मेरा कुछ और था, मैं यही जानना चाह रही थी कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें डेली रूटीन में क्या करना चाहिए था। तो मैं आप ही की जीवन शैली जानना चाहूँगी कि आपकी जीवन शैली कैसी रहती है। उसी से शायद हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको ही समझ आएगा कि उनकी कैसी जीवन शैली होनी चाहिए। मेरा दिनचर्या का अगर आप बात करें तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, फिर योग प्राणायाम करता हूँ और उसके उपरांत सुबह से उठने के बाद दिन में 2 बजे तक मैं कुछ नहीं खाता। अच्छा। मतलब मैं बॉडी को 16 घंटे का पूरा आराम देता हूँ। कैसे? शारीरिक रूप से नहीं, पर आंतरिक अंगों को आंतरिक रूप से। कैसे? विंडो पीरियड खाने का मेरा जो है वो केवल 8 आवर्स का, तो 2 बजे से 10 बजे के बीच में ही कुछ खाना है तो खाएंगे, नहीं तो रात को 10 बजे से दूसरे दिन 2 बजे तक दिन में कुछ नहीं खाना है। इस बीच में केवल पानी लेना है या लेमन वाटर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा लगता है, क्रेविंग लगती है, तो आप हर्बल ड्रिंक बना के ले सकते हैं या ग्रीन टी बना के ले सकते हैं या लेमन हनी ऐड करके लेमन हनी वाटर बना दीजिए जिंजर ऐड करके, तो जिंजर टी की तरह बन जाएगा। पानी जितना आप मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं इस फेज़ में आप करिए। 16 आवर्स, दिन में 2 ही बार खाना खाना है, वो भी प्राकृतिक। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपका आहार 50% जो है वो एसिडिक होना चाहिए, 50% अल्कलाइन। देखा जाए तो 80% आपका जो है खाना अल्कलाइन होना चाहिए, केवल 20% एसिडिक। पर मॉडर्नाइजेशन में और जो अभी की दिनचर्या है, लाइफस्टाइल्स हैं, इसमें हम 80-20 का रेशियो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि क्रेविंग सबको होती है। स्वादिष्ट भोजन दिख जाए तो कौन छोड़ना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जैसे आपने बोला छोले भटूरे, तो अभी हमें देखेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए 50-50 का रेशियो आप रखिए। 50% आप सैलेड्स कंज्यूम करिए, अनकुक्ड कंज्यूम करिए, अनप्रोसेस्ड कंज्यूम करिए, कंप्लीटली नेचुरल, जिसमें सैलेड्स आ जाएंगे, स्प्राउटेड चाट आ जाएगी, अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ आप रॉ अनकुक्ड फूड की लीजिए 50%, और 50% कुक्ड लीजिए, जिसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो। हम रोटी गेहूं की ना लें, मल्टीग्रेन आटे की लें। राइस हैं, उनको आप स्टीम करके लें, और उसके साथ में अगर आप सब्जी लेते हैं तो सबसे बेटर। हम 7 दिन दाल खाते, फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, फिर गाउटी अर्थराइटिस होता है, फिर बोलते हैं गठियावाद हो गया। तो रोज़ दाल क्यों खाना है? अब डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोटीन खाओ, तो हेल्दी प्रोटीन खाओ। हेल्दी प्रोटीन जो है वो हमको स्प्राउट से मिल जाएगा। तो हमारा दाल खाने का आदत रोज छूटेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सारे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, तो सब्जियों का कंजम्पशन बढ़ाना है, और जब सब्जियां खाएंगे तो फाइबर भी मिलेगा। तो 50-50 प्रोपोर्शन में वो अल्कलाइन फेज भी आपको मिल गया, जो आपने सैलेड्स पहले खाए। अभी आपको अगर देखें ना, अल्कलाइन डाइट का एक प्लेट में तरह तरह के व्यंजन होंगे, पर सैलेड्स का मात्रा केवल 10% होगा, जबकि उसका मात्रा 50% होना चाहिए। और कुक्ड फूड अपने आप 50% दूर हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड सिक्रेशन हुआ है, उसमें ये अल्कलाइन डाइट जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, ज़्यादा एसिडिटी नहीं करेगा। पर यहीं पर तेल वाली चीज़, घी वाली चीज़, गरिष्ठ भोजन जो एसिडिक है, वो अगर खाएंगे तो क्या होगा? एसिडिटी होगा। तो एसिडिटी होगा मतलब जलन, छाले होने की चांसेस हैं, इंडाइजेशन होने का चांस है, ब्लोटिंग होने का चांस है, पेट फूलने का चांस है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए बॉडी को 8 घंटे के विंडो पीरियड में खाने के लिए दो ही टाइम। और खास करके अगर आप ऐसा करते हैं कि दिन में आपने केवल कुक्ड मील लिया, अनकुक्ड नहीं लिया, मान लीजिए चॉइस है, आपको अवेलेबिलिटी नहीं हुआ, ऑफिस में है, सैलेड नहीं खा पाए, केवल आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी आया, तो रात के टाइम पे आप सैलेड्स ले लीजिए, केवल रॉ। तो एक टाइम कुक्ड हो गया, एक टाइम अनकुक्ड हो गया। और चाय, बिस्किट, मैदे के बनी हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड करिए। उस जगह पे आप चाहिए तो शाम के टाइम पे लिवर डिटॉक्स करने के लिए फटे दूध का पानी आप ले लीजिए। अच्छा। दूध को फाड़ के, हाई प्रोटीन,
लिवर डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, गाय का दूध ले लीजिए 250 ग्राम, उसको गर्म करिए, उसमें नींबू डाल के दूध को फाड़ दीजिए, उसका पनीर अलग कर दीजिए, वो आपके काम का नहीं है। लोग बोलते हैं पनीर काम का, पनीर काम का नहीं है, पनीर का पानी जो फेंक देते हैं वो काम का है। जो वे प्रोटीन जिम में आपने देखे होंगे, फिटनेस सेंटर्स में ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं फिटनेस के लिए, ये नेचुरल हम फेंक देते हैं पानी, जबकि लिवर की हेल्थ अच्छी रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है, उसको कंज्यूम करिए। बुखार होता है, आप बुखार में मेडिसिन मत दीजिए, केवल एक दिन 1 कप फटे दूध का पानी पिला दीजिए रात को, दूसरे दिन सुबह तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा, ये इतने स्ट्रॉन्ग नेचुरल मेडिसिन हैं और जिसके नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे किचन में वो सारी मेडिसिन अवेलेबल है। हमने अपने किचन को रेस्टोरेंट बना के रखा है। बिल्कुल, हमारी दादी माँ ने किचन को औषधालय बना के रखा था। तो हमारी दादी जो है, जब भी बुखार होता था, सर्दी होती थी, किचन में जाती थी, काढ़ा बना के लेके आती थी, ये पी लो। हाँ जी। पर अब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो बच्चे को लेते हैं और हम फार्मेसी की तरफ, डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वापस से बैक टू नेचर, वापस से वही प्रिंसिपल अडॉप्ट करने। तो मैं दिन में 2 ही बार खाना खाता हूँ और अल्कलाइन और एसिडिक का 50-50 का कॉम्बिनेशन रखता हूँ। 16 आवर्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और उसमें जूसेस। किसी दिन रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर कंप्लीट फुल डे फास्टिंग जाता हूँ। तो वो जिस दिन रूटीन बिगड़ा, अब बाहर हैं, ट्रेवल में हैं, कहीं जा रहे हैं, हम वो सोच के रोज़ फॉलो नहीं करते। तो आप रोज़ फॉलो करो, जब बाहर जाओगे आप खा लो, पर उसके आने के बाद में तो पूरा पावर आपके हाथ में। बिल्कुल। आप उसके बाद में ब्रह्मास्त्र चलाओ ना उपवास का, फिर आपके अंदर शरीर के रोग नहीं आएगा, फिर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आप ये रूटीन चेंज करते हैं, जैसे ही डाइट को चेंज करते हैं, आपका पूरा बॉडी जो है एनर्जेटिक काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आप नेचुरली अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, उठने के बाद आपको थकान सी महसूस नहीं होगी, लेज़ीपन ख़त्म हो जाएगा, हमेशा एक्टिव मोड में रहेंगे और स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। तो खुश रहने का सबसे आसान तरीका है प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ। बिल्कुल, आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि अब हमें यही सब करना ज़रूरी है अगर अपने स्वास्थ्य को अगर हमें सही रखना है। सर, अब लास्ट में एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो वो आपको अपने बारे में बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या थोड़ा उनका फिजिक देख के या उनकी कुछ नाड़ी देख के आप वैसे भी उनको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या आगे हो सकती है, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, कुछ चीज़ें ना एग्जामिनेशन जो है, तो नेचुरोपैथी का एग्जामिनेशन करने का तरीका 2 है। वो है एक जो मॉडर्न तरीके से करते हैं, रिपोर्ट्स देख के आइडेंटिफाई करना या पेशेंट्स के सिम्टम्स पता करना, केस हिस्ट्री पूरा लेना, वो तो हम फॉलो करते ही हैं। पर जो नेचुरल मेथड है डायग्नोस्टिक का, उसमें है साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कि हमारे फेस के ऊपर झलक जाता है कि क्या प्रॉब्लम है या होने वाली है, या आप उसको किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक है आइरिस देख के, तो आइरिस देखने में भी उसके लिए कंप्लीट एक इरिडोस्कोप लगता है, या आपका लेंस रहेगा, उसके थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस से आप आइरिस बड़ी करके आप देखते हैं कि लीजन कौन से एरिया में है, और ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स का है, अगर ये अभी है तो वो रिजेंबल कर जाएगा, पर नहीं है तो इन फ्यूचर हो सकता है, तो उसका प्रिकॉशन एज अ प्रिवेंटिव हम मेजर्स ले लेते हैं। तो जैसे उदाहरण हम समझें कि बहुत सारे लोगों को आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, इट मीन्स उनको यूरिन संबंधित बीमारी है, या उनका किडनीज जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, क्रिएटिनिन लेवल हाई है, स्ट्रेस लेवल हाई है, नींद प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर पेशेंट से इंटरव्यू के फॉर्म में आइडेंटिफाई होता है, जैसे आँखों में येलोइशनेस होना तो जॉन्डिस का लक्षण होता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक वैसे ही फेशियल पफीनेस है अगर, तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, या थायराइड के ऊपर स्वेलिंग है, तो हो सकता है थायराइड फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो रहा हो। तो ऐसे ही बॉडी इनकम्ब्रेंसेस भी हम देखते हैं, जिसमें हम साइड इनकम्ब्रेंस देखते हैं, बैक इनकम्ब्रेंस देखते हैं, फ्रंट इनकम्ब्रेंस देखते हैं। इनकम्ब्रेंस मतलब जिस भी पार्ट को वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है, उसमें एबनॉर्मलिटी दिख रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए
पीठ पे बैक इनकम्बरेंस में सूजा हुआ हो पीठ। तो जो काइफोसिस प्रॉब्लम होती है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, उसमें बैक स्वेलिंग होता है। अच्छा। तो वैसे ही सेंट्रल ओबेसिटी अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को फ्रंट इनकम्बरेंस होगा, बहुत सारे लोगों का आगे झुका, एक साइड झुका होगा, लेफ्ट इनकम्बरेंस। तो जो कमज़ोर हिस्सा होता है, लाइकवाइज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस्ड ऑन सिम्टम्स वो जो फेशियल एक्सप्रेशन में और इरिडोलॉजी में हमने देखा है वो आइडेंटिफाई हुआ, जो वो रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। और फिर मेन पर्पस हमारा जो इनकम्बरेंस एक्यूमुलेशन है टॉक्सिन्स का, उसी को ही डिटॉक्स करने का, कि डिटॉक्स करके उसको सही करना है। जी, वैसे तो डॉक्टर साहब मैंने मेकअप कर रखा है इंटरव्यू की वजह से, बट स्टिल फिर भी मैं चाहूँगी अगर आप मुझे देख के अगर कुछ बता पाएँ कि मुझे क्या अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं देखकर या आगे कुछ हो सकता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि और कैमरे के सामने आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, वैसे तो कैमरे के सामने बताना नहीं चाहिए, पर आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि जैसे आपका देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा नींद का डेफिशिएंसी या नींद डिस्टर्ब होना, वो आपको थोड़ा सा इशू है। दूसरा, गट हेल्थ को अगर देखें तो उसमें आइदर इट इज़ एसिडिटी या ब्लोटिंग होना या डाइजेशन सही नहीं होना, ये एक इशू आपका मेरे को लग रहा है। पर मेजर आपका ये कंसर्न जो है वो नींद के संबंध में ज़्यादा है, कि अगर आपका नींद प्रॉपर होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव कम होगा आप हमेशा खुश रहेंगे जैसे अभी हैं। और अगर आपका नींद अफेक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना रिजल्ट करती है। जी सर, नींद का तो ऐसा है कि टचवुड मेरी नींद अगर मैं देखूँ, अगर मेरे को अगर 9:30 जैसे मेरा जो शेड्यूल रहता है वो मेरे को ये कि 9:30 से 10 के बीच में सो जाना है। मेरे खाने की जो भी टाइमिंग है वो ये कि 6 बजे तक मुझे शाम को जो मिल जाए खाने को, रोटी मिले ना मिले, पोहा है तो पोहा बना के खा लिया, सेवी बना के खा लिया, वो मेरा खा के मैं 6 बजे तक मैं अपना फ्री हो जाती हूँ और फिर 9:30 10 लास्ट मेरा सोने का हो जाता है। हाँ, पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से थोड़ा सा नींद ये कि रात में एक बार खुलती ज़रूर है, नहीं तो वैसे मेरी नींद जो है कि मैं अगर एक बार सोई तो मेरी सुबह ही आँख खुलती है। तो नींद को लेके तो ठीक है। हाँ, गट हेल्थ का मैं थोड़ा कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कभी इशू मुझे रहता है। तो अभी रिसेंटली जो आइडेंटिफाइड आपको देखने के बाद में मेरे को लगा जी, वो मेरे को यही आपका रिसेंट जो इश्यूज हैं हो सकता है उसके लिए। बाकी तो फिर आपके जो पूरे दिन का दिनचर्या पता करने के बाद में बाकी चीज़ें इन डेप्थ पता चलेंगी। अभी तो मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं है ज़्यादा। बात नहीं, आपसे फिर मैं अलग से मिलूंगी अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ अच्छा जाना भी मैंने। तो सर बस लास्ट में अब जानना चाहूँगी, वैसे आपने अपनी जीवन शैली के बारे में हमारे साथ काफ़ी कुछ शेयर किया। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक क्या टाइमिंग हमारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की होनी चाहिए, उसमें क्या हमें खाना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, अगर पूरे दिन हेल्दी दिनचर्या की बात करें, रूटीन की बात करें तो सुबह को जब हम उठते हैं, उठने से किंग लाइक ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ब्रेकफास्ट का अर्थ है ब्रेकफास्ट, जो आपने रात भर उपवास रखा है उसको तोड़ना। और जब उपवास तोड़ते हैं तो हम दही परोठा के साथ में नहीं तोड़ते हैं, हम नींबू पानी के साथ में या पानी के साथ या जूस के साथ में तोड़ते हैं। तो सुबह को आपको ब्रेकफास्ट का टाइम या अर्ली मॉर्निंग हो गया जूसेस। अब आपको खाना हैवी खाने की आदत है ऑलरेडी ब्रेकफास्ट, तो आप सुबह को स्प्राउट्स कंज्यूम कर सकते हैं या आप 4 प्रकार के डिफरेंट फ्रूट्स कंज्यूम करिए। मॉर्निंग में इजी एनर्जी के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, कम लो एनर्जी जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगे डाइजेशन में, ऐसा कुछ देना चाहिए। तो आपका जूसेस से काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि दिन में 2 ही बार खाना है, तो एक लंच में खाना है और एक डिनर में खाना है। तो लंच लगभग आपका 12 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर वो नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लिया, आपने केवल ब्रेकफास्ट किया है, मतलब जूस पिया है, तो आप 12 बजे तक ये मान के चलिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, क्योंकि आपने कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं खाया। हाँ, अगर फ्रूट्स खा लिए हैं तो आप ये 1 से 2 के बीच में कर सकते हैं शिफ्टिंग। पर अगर नहीं खाए हैं, केवल जूस पिया है, तो 12 से 1 इज़ दी हेल्दी टाइम टू हैव लंच। और इसमें आपको मैंने जो रेशियो बताया 50-50 का, तो सैलेड्स रखने हैं। सैलेड्स भी आप अनकुक्ड डाइट का भी अलग अलग प्रिपरेशन होता है। हम वेजिटेबल कटलेट्स बना सकते हैं, हम भरवा टमाटर बना सकते हैं। सो देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अनकुक्ड डाइट में बनाते हैं।
और आप दिन के टाइम पे केवल रूटीन रखें कि एक ही प्रकार का आप आहार लीजिए, जैसे सैलेड्स ले रहे हैं या अनकुक्ड डाइट ले रहे हैं। और रात के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं है, नींद अच्छी नहीं आएगी, ये साइकोलॉजिकल होता है। तो ऐसे में आप वेजिटेबल खिचड़ी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, वेजिटेबल सूप और बॉइल्ड स्प्राउट्स या स्प्राउटेड मूंग दाल या वेजिटेबल दलिया, इनको आप रात के टाइम पे अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक टाइम आपका हो गया कुक्ड मील्स, एक टाइम हो गया आपका अनकुक्ड मील्स। और अगर नहीं रह पाते हैं तो 50% सैलेड सुबह को, 50% रात को, खाने से पहले लेना है। और उसके बाद में फिर जो आहार में लेना है, मल्टीग्रेन आटे की एक चपाती हो गई, वेजिटेबल खिचड़ी हो गया, वेजिटेबल दलिया हो गया। कोशिश करिए पूरे दिन में आपका किलो कैलोरीज जो है 2000-2500 के अंदर ही रहे। 2500 से 3500 तक जब जाता है तो फिर एक्सेस फैट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। फिर ये एनर्जी जो है बॉडी को जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाकी लिवर को दे देगा कि आप जमा करके रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे। तो वो फैट बना के अपने ऊपर परत बना के जमा कर लेता है। फिर धीरे धीरे लोगों को फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने लगती है जी। तो हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है हीलिंग का कि बॉडी को कम दें, थोड़ा सा बॉडी को टाइम दें हीलिंग के लिए, और डॉक्टर के पास कभी ना जाएं। जी, ये हेल्दी तरीका है। शाम के टाइम पे आदत रहती है स्नैक्स में हमने बिस्किट ले लिया, मसाला ले लिया या चिवड़ा ले लिया, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है आप शाम के टाइम पे फ्रूट जूस ले लीजिए या वेजिटेबल जूस ले लीजिए या फटे दूध का पानी ले लीजिए, वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है जी। इस तरीके से हम नेचुरली अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, उसके फ़ायदे आपने इतने अच्छे से हमें बताया। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे और समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कितनी ज़रूरी है और हमें फिर से पुरानी चीज़ों पर लौटना ज़रूरी हो गया आज के समय में। मैं चाहूँगी कि अंत में एक संदेश भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। सबसे अच्छा है नेचुरल तरीका जीने का। आर्टिफिशियल मॉडर्नाइज तरीके में हम कितना भी करेंगे उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा जो प्रकृति के शरण में मिलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। नमस्कार।